सुप्रभात सभी को। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ 3 वर्ग को सामाजिक असंतोष सामाजिक असंतोष के पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक असंतोष किसके बीच था? कृषक व कृषि दास, समझने का प्रयत्न कर लेना इसको, व लॉर्ड के बीच। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि नगर की हवा व्यक्ति को क्या बनाती है? स्वतंत्र बनाती है। तो जब कृषि दास और कृषक नगरों में चले गए, वहाँ उन्होंने स्वतंत्र जब सांस ली, तो जब कृषि व्यवस्था में बदलाव आया तो उससे क्या हुआ था? अचानक जो प्लेग की बीमारी आई तो हमने पढ़ा था कि मज़दूरों की मजदूरी बढ़ गई। जब मज़दूरों की मजदूरी बढ़ेगी और कृषि की जो फसलें हैं उसका दाम कम हो जाएगा, तो किसकी आमदनी कम हो जाएगी? अभिजात की। ये देखिए, किसकी आमदनी कम होगी? अभिजात की। तो उन लोगों ने क्या किया, जो धन संबंधी जो अनुबंध उन्होंने किए थे उनको तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी पुरानी जो मजदूरी है उसी को दोबारा से क्या करेंगे? प्रचलित करेंगे। लेकिन इस बात को कृषकों ने मानने से इनकार कर दिया और कृषकों ने फ्लैंडर्स में, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार पूछा जाता है, 1323 में, फ्रांस में 1358 में और इंग्लैंड में 1381 में विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ है? लॉर्डों के। हालांकि लॉर्डों ने इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन तो कर दिया, लेकिन जो हिंसक तरीके जिन स्थानों पर हुए थे वो वहाँ हुए थे जहाँ आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि ज़्यादा हुई थी, जहाँ पर किसानों को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, वहीं पर किसान ज़्यादा विरोध कर रहे थे। तो इससे ये चीज़ अब एक तय हो गई थी कि अब जो किसान है वो सदियों से अपने लाभ को बचाने का क्या करेंगे? अब प्रयास करेंगे कि अब तक तो आपने हमारा लाभ अपने कब्जे में ले लिया लॉर्डों ने, अब वो अपने लाभ को किसको नहीं देना चाहते थे? लॉर्डों को नहीं देना चाहते थे। अब वो पुराने जो सामंती रिश्ते थे उनके ऊपर पुनः अब लादा नहीं जा सकता था। अब किसानों ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि दास्तां के पुराने दिन अब फिर से नहीं लौटेंगे। यही एक बहुत बड़ा सामाजिक क्या था? असंतोष। और इसी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और वो था राजनीतिक परिवर्तन। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि राजनीतिक परिवर्तन क्या था। कि पहले जो राजा है वो अपनी सेना के लिए किसके ऊपर डिपेंड था? लॉर्ड के ऊपर। लेकिन ये वो समय आया जब राजा ने अपने आप को चर्च और लॉर्डों से क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया और एक राजतंत्र की नींव रख दी। किसकी नींव रख दी? राजतंत्र की, जो किसके ऊपर निर्भर था? कृषि कर के ऊपर निर्भर था, जिसकी अपनी एक स्थायी क्या थी? सेना थी। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ। एक तो कृषि कर लेना शुरू कर दिया इन्होंने, दूसरा क्या कर लिया? स्थायी सेना का निर्माण कर लिया, और तीसरा जो चौथा व्यापारी वर्ग था उससे धन प्राप्त करना शुरू कर दिया। व्यापारी वर्ग से क्या लेना शुरू कर दिया? धन लेना इन्होंने शुरू कर दिया। इन तीन वजह से एक नया परिवर्तन आया और उन राजाओं को क्या कहकर बोला गया? नए शासक। ये देखिए आप, ये देखिए, यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ा लिया और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इन्हीं ने जो है सामाजिक प्रक्रियाओं को भी क्या किया? बदल दिया। और उनके अंदर किन राजाओं का नाम आता है? फ्रांस का लुई 11वां, ऑस्ट्रिया का मैक्समिलन, इंग्लैंड का हेनरी सप्तम, स्पेन का इसाबेला नंबर 4 और फर्डिनेंड। ये निरंकुश शासक थे। इनके पास अपनी क्या थी? रिपीट कर रहा हूँ, देखो, स्थायी सेनाएं थी, एक इनकी स्थायी नौकरशाही थी और एक राष्ट्रीय कर प्रणाली थी। इन तीन चीज़ों ने इन लोगों को राजतंत्र के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया और राजा का पद जो पहले आश्रित था किसके ऊपर? लॉर्डों पे, अब ये केंद्र बिंदु बन गया। वो जो पिरामिड था, जिस पिरामिड के शिखर पे पहले राजा बैठा हुआ था, जिस पिरामिड के शिखर पे कौन बैठा हुआ था? राजा बैठा हुआ था। उसका आधार क्या था? लॉर्ड था। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो उस शीर्ष पर नहीं बैठा, बल्कि जो लॉर्ड, चौथा जो वर्ग था, पादरी जो थे, उनके बिल्कुल किस में आके बैठ गया? सेंटर में बैठ गया। और स्पेन और पुर्तगाल ने तो यूरोप के समुद्र पार के अंदर विस्तार की नई संभावनाएं पैदा कर दी और यहाँ के शासकों ने अपने नाविकों को समुद्र पार भेजना भी क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और जो सामंतवादी जो प्रथा है वो किस में कन्वर्ट हो गई? जागीरदारी और सामंतशाही में। सामंतवादी जो प्रथा है, इन दोनों का एक मिला जुला रूप यहाँ पर जो है क्या आ गया? जागीरदारी आ गया। और यहाँ पर इन शासकों को अब वो समय था
कि वो प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सामंतों से अपनी सेना से जो है कर लेना बंद कर दिया। उसने सामंतों की जो सेना थी उससे कर लेना बंद कर दिया। उसके स्थान पर उन्होंने बंदूकों वाली और तोपों से सुसज्जित अपनी सेना बना ली। और अभिजात वर्ग अगर राजाओं का विरोध करता तो राजाओं की गोली के प्रदर्शन के समक्ष क्या हो गया, उनका विरोध टुकड़े टुकड़े। हालांकि अभिजात ने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन वो राजा की सेना के आगे टिक नहीं सके। करों को बढ़ाने से शासकों को प्राप्त क्या मिला, राजस्व मिला। इससे वो बहुत बड़ी सेनाएं रख सकते थे, अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते थे, उसका विस्तार कर सकते थे, और राजसत्ता के प्रति होने वाले विरोधों को भी क्या कर सकते थे, वो दबा सकते थे। लेकिन अब अभिजातों ने इस केंद्रीयकरण का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्हें अब ये पता था कि वो बहुत लंबे समय तक इनका विरोध नहीं कर सकते, इनके विरोधों को क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। इसीलिए देखिए, अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया, और उसने अपने आप को किस में बदल दिया, राजभक्तों में। राजाओं की उन्होंने जय जयकार करनी यहाँ पर शुरू कर दी। हालांकि इन्होंने विद्रोह बहुत किए थे। ये देखिए, इंग्लैंड में विद्रोह कब कब हुए, 1497, 1536, 1547, 1549, 1553। फ्रांस के अंदर जो है 1461 से 1483 के बीच एक लंबा संघर्ष हुआ राजकुमारों के साथ। लेकिन फिर भी इन लोगों का दमन करने में राजकुमार क्या रहे, सफल रहे। और इसी सफलता के कारण अभिजातों ने अब अपने आप को इनका क्या मान लिया, राजभक्त मान लिया। और इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का क्या माना जाता है, परिष्कृत रूप। और पहली बार जो है कौन से शासकों का उदय हो गया, निरंकुश। निरंकुश का मतलब था जिन शासकों पर किसी का कोई भी नियंत्रण ना हो। जैसे कि पहले किसका नियंत्रण होता था, पोप का होता था और लॉर्ड का होता था। अब लॉर्डों ने अपनी जो भक्ति थी उसको राजभक्ति में बदल लिया, और इसी कारण लॉर्ड जो है अब जो सामंती प्रथा में शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य में अब भी क्या है, छाए रहे। प्रशासनिक सेवाओं में इनको क्या मिले, स्थान मिले। नई शासन व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण जो इनको क्या मिले, पद मिले। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए, आप ध्यान से इस लाइन को देखेंगे कि शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। क्योंकि ये पहले किस पे निर्भर था, लॉर्ड पे। लेकिन अब वह व्यापक दरबारी समाज, आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का क्या था, केंद्र बिंदु था। अब सारे व्यक्ति किसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, राजा के। राजा किसी पे आश्रित नहीं था, सारे वर्ग किस पे आश्रित हो गए थे, राजा पे। अब राजतंत्र चाहे वो कितना ही कमज़ोर हो और चाहे वो शक्तिशाली हो, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास क्या हो, सत्ता हो। हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास सत्ता है उसका क्या करना चाहता था, सहयोग। और वो सहयोग सबसे ज़्यादा धन का किसने दिया, ये देखिए, समर्थन धन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। और जितने भी धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारी और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। अब कोई भी व्यक्ति दरबार में महत्वपूर्ण पद किसके जरिए पा सकता था, धन। समर्थन जो है वो किसके माध्यम से मिलने लगा, अब धन के माध्यम से। और राजाओं को जो है इन व्यापारियों ने क्या देना शुरू कर दिया, धन उधार देना शुरू कर दिया। और राजाओं ने उस उधार दिए गए धन का उपयोग किसके लिए किया, सैनिकों को वेतन देने के लिए किया। इस प्रकार जो राजनीति है उसके अंदर एक नई जो है गैर सामंती तत्वों ने अपना स्थान बना लिया। और इसी कारण जो है फ्रांस के अंदर ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है, फ्रांस का बालक शासक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लुई 13वें को। लुई 13वें को क्या बोला जाता है, बालक शासक। तो उसने क्या किया था, फ्रांस के अंदर एक परामर्शदात्री संस्था बना दी जिसको क्या बोला जाता था, स्टेटस जर्नल। ये प्रश्न आ जाता है, स्टेटस जर्नल से आप क्या समझते हैं। तो हम बताएंगे कि फ्रांस के अंदर लुई 13वें ने एक परामर्शदात्री संस्था बनाई जिसके अंदर 3 वर्ग थे। कौन कौन से थे, पादरी, वही वर्ग आएंगे, दूसरा अभिजात, और तीसरा कौन था, कृषक वर्ग। तीनों वर्गों की, और इनका एक अधिवेशन होता था। लेकिन लुई 16वें ने जो अधिवेशन बुलाया था उसके बाद 2 सदियों तक, 1789 तक कभी भी इसको नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा जो है अब अपनी शक्ति को किसी भी वर्ग के साथ बांटना नहीं चाहता था, वो अब सर्वे सर्वा रहना चाहता था। और ऐसा ही इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड जो था वहाँ पर नॉर्मन विजय ने, नॉर्मनी ने जो है एंग्लो जो सैक्सन लोग थे उनकी एक महान परिषद बनाई थी इंग्लैंड में।
तो जब भी राजा कोई नया कर लगाता था, राजा जब भी कोई कर लगाता था तो परिषद से क्या लेता था, सलाह लेता था। और आगे चल के यही परिषद किस में कन्वर्ट हो गई, पार्लियामेंट में। इसको क्या बोला गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आज भी है ये। इंग्लैंड के अंदर दो ही सदन है, एक तो कौन सा है, हाउस ऑफ लॉर्ड, इसके सदस्य कौन थे, लॉर्ड और पादरी। और दूसरा कौन था, हाउस ऑफ कॉमन्स। पहला कौन सा था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरा कौन था हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स में कौन था, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे। लेकिन जो राजा चार्ल्स प्रथम था, उसने बिना पार्लियामेंट को बुलाए 11 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। ये देखिए, बिना पार्लियामेंट को बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। लेकिन जब उसे एक बार धन की आवश्यकता हुई तो उसे पार्लियामेंट बुलाने का क्या करना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। तो पार्लियामेंट का एक भाग था जो सबसे बड़ा था, कृषक और किसानों का, उन्होंने उसका क्या किया, विरोध किया और उसे प्राणदंड दे दिया। उसके बाद जो है इंग्लैंड के अंदर कौन सी व्यवस्था लागू होगी, गणतंत्र। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रही और दोबारा जो है किसको बहाल कर दिया गया, राजतंत्र को। परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट को क्या बुलाया जाएगा, नियमित रूप से। और वर्तमान में अगर हम दोनों अब उन यूरोपीय देशों की बात करें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, फ्रांस की और इंग्लैंड की, तो वर्तमान में फ्रांस में तो कौन सी शासन व्यवस्था है, गणतंत्रीय। और इंग्लैंड में आज कौन सा है, राजतंत्र। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि 17वीं शताब्दी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशाएं क्या कर ली, अपना ली। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों पर अपना फोकस करेंगे। देखिए, प्रारंभिक जो सामंती जो समाज है उसके आपको 2 लक्षण बताने हैं। तो ये किसके ऊपर आधारित था, विश्वास के ऊपर आधारित था और राजभक्ति के ऊपर आधारित था। लॉर्ड और वो लोग यहाँ पर रहते थे। उसके बाद दूसरा है, जनसंख्या के स्तर में होने वाले लंबी अवधि के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। तो हमने देखा किस प्रकार कृषि उत्पादन बढ़ा, जिसने नगरों के स्वरूप को क्या कर दिया, बदल दिया। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती बहुत अच्छे तरीके से होने लगी, नगरों का निर्माण होने लगा, व्यापार में वृद्धि होने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों का जीवन स्तर ऊंच हो गया, लोगों के पास धन की कोई भी कमी नहीं रही। उसके बाद तीसरा हमारे पास है, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बना। नाइट वर्ग, लॉर्ड जो था वो किसान जो है, पेशेवर सैनिक नहीं होते थे, और लॉर्ड को अपनी रक्षा के लिए पेशेवर सैनिकों की आवश्यकता थी। इसलिए उसने एक नया वर्ग बनाया जिसको क्या बोला जाता था, नाइट, जो भूमि के बदले में क्या देता था, उसे सैनिक सेवा देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और राजनीतिक जब परिवर्तन आया, राजाओं ने जब अपनी स्थायी सेना बनानी शुरू कर दी, तो नाइट का क्या हो गया, पतन। मध्यकालीन मठों का काम क्या था, वो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। मठ में रहने वाले जो भिक्षु होते थे वो लोगों को उपदेश देते थे। उसकी एक भूमि होती थी जिसके ऊपर खेती की जाती थी। मठों के अंदर जो भिक्षु या भिक्षुणी बनती थी उसे आजीवन जो है अविवाहित रहना पड़ता था। उसके बाद में नंबर 5 आता है कि मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार, एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए और वर्णन कीजिए। जो आदमी एक शिल्पकार के लिए एक दिन के जीवन की अगर हम कल्पना करें उसकी, फ्रांस के नगर में, तो एक बहुत आरामदायक वहाँ पर वो जीवन जी रहा था। उसके बाद है, रोम के जो दास है और फ्रांस के जो सर्फ, उनमें अंतर स्पष्ट करना है। क्योंकि रोम के अंदर जो कृषि दास थे उनको दास बोला जाता था, और सरफ के अंदर दास, फ्रांस के अंदर जो दास थे उनको सरफ बोला जाता था। उनमें ये फ़र्क था कि रोम के जो दास थे वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, जबकि जो फ्रांस का जो सरफ था वो क्या था, स्वतंत्र था। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू बेटा।